बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपने चर्चाओं में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेसन्स में जाना कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इस गुप्त मतदान के पश्चात, जिसमें कि एक वरीयता मतदान प्रक्रिया है, मतों की गणना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें वरीयताओं को पढ़ा जाता है और प्रथम वरीयता प्रथम दौर के अंदर, प्रथम गणना के दौर में देखी जाती है। अगर उस समय किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन कोटा यानी जो टोटल मतों का मूल्य है उसका आधा हासिल हो जाए तो उसे राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। अगर ऐसा स्थिति नहीं होती है प्रथम गणना में, तो उस प्रथम दौर के अंदर सबसे कम मत हासिल करने वाले उम्मीदवार के मतों की निरीक्षण कर उसके दूसरी वरीयता के अंदर उन मतों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस तरह अगर किसी उम्मीदवार को अब 50% मत हासिल हो जाएं, तो वह निर्वाचित घोषित हो जाते हैं। हमने यह भी समझा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में अगर कोई मतभेद या विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। ऐसे विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुलझाते हैं या उसके अंदर न्याय प्रदान करते हैं। अब हम इस बिंदु पर चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से क्यों किया जाता है। तो हमने ये देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता तो आज जैसे 130 करोड़ की जनता है, तो इसमें करीब 90 करोड़ लोग वोटर होते और यह 90 करोड़ लोगों का मतदान कराना प्रत्यक्ष प्रणाली से एक बहुत वृहद चुनाव हो जाता और उम्मीदवारों को करोड़ों लोगों के वोट हासिल होते। तो इसमें जो वो व्यक्ति है जिसको करोड़ों लोग वोट कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर उभर के सामने आता। लेकिन हमने तो राष्ट्रपति को अपने देश में केवल औपचारिक प्रधान माना है। हमने तो राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का प्रधान माना है और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां तो मंत्रिमंडल के हाथ में होती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनेगा तब वो मंत्रिमंडल पे हावी भी हो सकता है या तकरार की स्थिति आ सकती है। वैसे तो यह मेल ही नहीं खाती बात कि नाम मात्र का राष्ट्रपति हो और प्रत्यक्ष प्रणाली से उसका निर्वाचन हो। अब हम इस बात पे आते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल में है उसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसलिए संबोधित किया गया
ताकि राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके। जब संविधान निर्मात्री सभा इन बातों पर चर्चा कर रही थी, इन विषयों पे निर्णय लेने के लिए चर्चा कर रही थी, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय चुनाव का रूप प्राप्त हो सके। जब राज्य की विधानसभाओं के, हम इस बात को समझ रहे हैं नेहरू जी की बात को, कि जब राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल हो जाएंगे तो वह जो ऐसा राष्ट्रपति बनेगा वह केवल संघ का राष्ट्रपति नहीं होगा, वो पूरे देश के हर राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित है। हर राज्य का उसमें एक निर्वाचन के अंदर रोल आ गया, निर्वाचन के अंदर उसका एक हाथ आया है। वह ऐसा राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार का राष्ट्रपति नहीं है, वह पूरे भारत के वजूद जो है, लोकतंत्र का वजूद है, जो पूरे भारत का एंटिटी है, उनका राष्ट्रपति। तो हम ये देखते हैं कि जो विधानसभा सदस्यों का भाग लेना है वह हमारे यहाँ पे संघवाद को शक्तिशाली बनाने का कदम है, फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का एक कदम था। मान लीजिए उसमें केवल सांसद ही वोट करते और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को इससे बाहर रखा जाता तो हम ये पाते कि जो राष्ट्रपति बन रहा है उसमें राज्यों का तो कोई रोल ही नहीं है निर्वाचन में। तो जब राज्यों का रोल नहीं होता तो राज्य और राज्यों की विधानसभाएं तो केवल उस निर्वाचन को दूर से बैठ करके सिर्फ दर्शक के रूप में ऑब्जर्व करते। लेकिन जब हमने इस प्रणाली में उनको भी भागीदार बना दिया, जब इस निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य की विधानसभाओं को और उनके सदस्यों को हमने भागीदार बना दिया तो सभी राज्य इस निर्वाचन में शामिल हो गए। तो राष्ट्रपति केवल संघ का राष्ट्रपति नहीं रहा, वो पूरे भारत के हर एक राज्य का राष्ट्रपति हो गया, भारत के सभी राज्यों का राष्ट्रपति हो गया, वरन यह कहा जाए वो संपूर्ण भारत का राष्ट्रपति हो जाता है। तो वास्तविक रूप में वह राष्ट्रीय चुनाव का रूप प्राप्त कर लेता है। इसी बात में आगे जुड़ते हुए प्रोफेसर M.V. पायली, जो संवैधानिक एक्सपर्ट हमारे देश के रहे हैं, उन्होंने कहा है कि संसद सदस्यों के साथ राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निर्वाचन मंडल में सम्मिलित करने का उद्देश्य राजनीतिक संतुलन बनाने रखने का था। राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में यदि केवल संसद के दोनों सदन ही भाग लें तो बहुसंख्यक दल अपने प्रत्याशी का सरलता से निर्वाचन करवा सकता है, किंतु राज्य विधानसभाओं के इस निर्वाचन में भाग लेने से यह स्थिति बदल जाती है। संभव है संसद में जो बहुसंख्यक दल है उसे अधिकांश राज्यों में बहुमत प्राप्त न हुआ हो। ऐसी परिस्थिति में संसद में बहुमत रखने वाला दल राज्य की विधानसभाओं के समर्थन के बिना
अकेला ही राष्ट्रपति के पद पर अपना प्रत्याशी निर्वाचित नहीं कर सकता। इस बात को मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि यदि हम आज की राज्यों की स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो बहुसंख्यक दल है, जिसके पास अभी संसद के अंदर बहुमत प्राप्त है, एक बहुत विशाल बहुमत प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनका एक बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है संसद के अंदर। अब हम जब राज्यों की तरफ देखते हैं, भाई अब जो एमवी पायली कह रहे हैं वो इसी बात को समझा रहे हैं कि अगर केवल संसदों से निर्वाचन हो रहा होता तो जो बहुमत में है संसद के अंदर, जो बहुसंख्यक दल है, वो आसानी से अपने नुमाइंदों को राष्ट्रपति बनवा लेते हैं। लेकिन जब उसी समय हम राज्य की विधानसभाओं को भी उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, तो आज जैसे हम स्थिति देखें कि हमारे देश के बहुत सारे राज्य हैं जहां जो केंद्र सरकार की राजनीतिक पार्टी है, उनके विपक्षी दलों या उनके जो दो दल हैं, उनसे अलग जो दल हैं, उनकी वहां पे उन राज्यों की विधानसभाओं में मौजूदगी है। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीन विपक्षी दलों का मिलकर के गठबंधन है और महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। अपने राजस्थान के अंदर भी केंद्र सरकार के बहुमत दल के विपक्षी दल कांग्रेस की, यहाँ पे श्री अशोक गहलोत की सरकार है। इसी तरह हम अन्य राज्यों के अंदर भी पहले देखते थे, जैसे जब निर्वाचन हुआ तो कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी। इसी तरह बीजू जनता दल के नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा में है। हाँ, तो हम इस तरह पाते हैं कि जब इन राज्यों की विधानसभाओं के अंदर हम गौर करेंगे तो वहां केंद्र सरकार के बहुसंख्यक दल का बहुमत नहीं होगा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो केंद्रीय संसद के अंदर जिनका बहुमत है, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर इन अन्य पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे केरला के अंदर यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। जैसे तमिलनाडु के अंदर हालांकि सहयोगी दल हैं वो दिल्ली के एनडीए के, उनकी सरकार है एआईएडीएमके की। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति या ऐसे टीआरएस की सरकार है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी अन्य दल की सरकार है। हम ये पाते हैं कि अनेक राज्यों के अंदर छोटे छोटे दल, जो कि क्षेत्रीय दल भी हैं, उन छोटे छोटे राजनीतिक दलों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति के अंदर जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो केंद्र में संसद के अंदर बहुसंख्यक दल है, जो बहुमत वाला दल है, उसका संसद के अंदर भले ही कितना ही वर्चस्व हो, लेकिन उनको पूरे देश के अंदर इन राज्यों के अंदर मौजूद विपक्षी दलों को या छोटे छोटे और राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने का मजबूरी हो जाएगी।
तो हमारा जो मंतव्य था संविधान के अंदर, इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर, कि राज्यों का अस्तित्व रहे, राज्य का रोल रहे, उनका महत्व रहे। तो यह महत्व अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से ही स्थापित हुआ है। इसी बात से जुड़ती हुई दूसरी बात है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अपनाने का उद्देश्य यह था कि राष्ट्र का प्रधान बहुमत मतों के बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। इस पद्धति से छोटे छोटे राजनीतिक दलों की शक्ति का भी चुनाव में महत्व साबित हो जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचाया जा सकता है। पायली साहब जो थे, एमवी पायली साहब के शब्दों में ही मैं अगर उन्हें कोट करता हूं कि उन्होंने कहा, राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है। राष्ट्र में सभी दल या गुट सम्मिलित हैं और राष्ट्रपति दल व्यवस्था से ऊपर है। इसलिए यह आवश्यक है कि उसका चुनाव भारी से भारी बहुमत द्वारा हो। यदि साधारण बहुमत प्रणाली इस निर्वाचन के लिए अपनाई जाती तो इस बात का कोई आश्वासन नहीं था, किंतु वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में यह निश्चित है कि राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण बहुमत प्राप्त करने पर ही हो सकता है। तो इस चर्चा से हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हमने स्थापित करी, उसके अंदर जो राष्ट्रपति हैं उनको संपूर्ण देश के सारे राज्यों एवं सारे छोटे या बड़े राजनीतिक दलों या एवं छोटे छोटे राज्यों का महत्व सम्मिलित हो पाता है। ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं वो संपूर्ण देश को प्रतिनिधित्व करते हैं और वो बेहद सम्मानजनक पद बन जाता है। हम आखिर में इस बात पे आते हैं कि निर्वाचन प्रणाली की आलोचना क्या है। अब कई बार हम यह महसूस करते हैं कि यह एक जटिल और पेचीदा पद्धति है। यदि किसी चुनाव में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों की संख्या 2 से अधिक हो जाए और मतदाता मतपत्रों पर केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं तो और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो अनुपातिक पद्धति व्यर्थ हो जाएगी। यानी मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि 5 प्रत्याशी हैं और मान लीजिए सभी ने सिर्फ एक एक को वोट दिया और दूसरे वरीयता किसी को लगाई ही नहीं, तो जो संक्रमणीय मत प्रणाली वाला जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। वस्तुतः जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाता है वहां अनुपातिक पद्धति अपनाना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत शब्दों का प्रयोग असंगत है। वे लिखते हैं कि इस पद्धति में और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में मतों का हस्तांतरण होता है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में। कुल मिला के बात यह है कि अनुपातिक जो ये संक्रमणीय मत प्रणाली जो हमने अपनाई है, यह उस दिन फेल हो जाएगी या उस समय फेल होने का खतरा रहता है जब दो से अधिक उम्मीदवार हों और जो मतदाता हैं, जो सांसद सदस्य या जो विधानसभा सदस्य हैं, वो केवल अपना वोट एक ही वरीयता को रहे और बाकी दूसरों को वरीयता, दूसरी या तीसरी वरीयता बताएं ही नहीं। ऐसे में वह संक्रमणीय मत प्रणाली रहेगी ही नहीं और यह सिस्टम थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। तो यह पेचीदा जरूर है, जटिल है, लेकिन यह भारत के अंदर सफलतापूर्वक चल रहा है और हम समझ पाते हैं
कि हमारे राष्ट्रपति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में इतना ही। धन्यवाद।